हम लोग केमिकल यूनिट में फर्स्ट मोलारिटी देख लिए थे। मोलारिटी का मतलब बताए थे मोल पर लीटर। मोलारिटी का मतलब क्या बताए थे? मोल पर लीटर। आज हम लोग सेकेंड केमिकल यूनिट नॉर्मलिटी की चर्चा करेंगे। सेकेंड क्या है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी का मतलब था मोल पर लीटर। उसी तरह से नॉर्मलिटी का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब कि मोल के जगह यहाँ क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम समतुल्यांक। ग्राम समतुल्यांक जैसे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मलिटी। अगर 1 लीटर में 2 ग्राम समतुल्यांक सॉल्यूट है तो कहेंगे उसकी नॉर्मलिटी हुई 2। अगर 1 लीटर में 5 ग्राम समतुल्यांक सॉल्यूट है उसकी नॉर्मलिटी होगी 5। 1 लीटर में अगर 10 ग्राम समतुल्यांक सॉल्यूट मिला है तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? 10 होगी। तो नॉर्मलिटी का डिफिनीशन क्या होगा कि 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता या सामान्यता नॉर्मलिटी कहते हैं। यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो आसान है, ये समझ रहे हैं आप लोग। समझना मुख्य रूप से क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन समझ गए। 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता या सामान्यता आप कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन आपको नॉर्मलिटी ध्यान में रखना है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने देखा मोलारिटी में यहाँ बताए थे मोल्स पर लीटर यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो है ही, इसका मतलब है कि यह भी यूनिट जो होगा वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, ताप पे निर्भर करेगा। चूँकि यहाँ भी टर्म क्या आ गया है? वॉल्यूम आ गया है। और ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो हमको अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट समझने के लिए आप ये देखिए कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अब बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। कोई भी सॉल्यूट का वेट
ग्राम में दिया रहेगा और उसके इक्विवेलेंट वेट से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वही निकल जाएगा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब कि वेट इन ग्राम तो फिर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 लीटर में 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है सॉल्यूट डिजॉल्व। तो सॉल्यूट तो क्लियर हो जाएगा, उसका वेट भी क्लियर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, इक्विवेलेंट वेट निकालने में। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए डिफरेंट सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हम लोग डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, और हम लोग 11th में पढ़े भी थे। इसके लिए बहुत सारे नियम भी हैं जिसकी चर्चा तो अभी नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसको आप लोग देखिए। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हमको एटम का निकालना है, किसका निकालना है, एटम का, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। तो एटम का यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। क्या करेंगे, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। तो जैसे इक्विवेलेंट वेट यदि आप सोडियम का निकालते हैं तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी 1, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 23। इक्विवेलेंट वेट अगर मैग्नीशियम का निकालना है तो एटॉमिक वेट 24, वैलेंसी 2, तो कितना हो जाएगा ये 12। अब वैलेंसी 2 कैसे हुआ, तो इसका आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 और वैलेंसी भी, बाइंडिंग कैपेसिटी भी इसका क्या है, 2 है। उसी तरह से सोडियम का अगर देखेंगे तो 281 है, इसका मतलब है यह इसका वैलेंसी है। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम यदि निकालेंगे तो 27 बाई वैलेंसी 3, यानी कितना हुआ, 9 हुआ। तो आप यह समझिए कि अगर एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी कर देंगे। जैसे सोडियम का इक्विवेलेंट वेट समतुल्यांक भार 23, मैग्नीशियम का समतुल्यांक भार 12, एल्युमिनियम का समतुल्यांक भार 9 हो गया। उसी तरह से अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड का नेचर डिफरेंट तरीके का होता है। तो डिफरेंट तरीके का कैसे, अगर कंपाउंड कोई सपोज करते हैं कि आपका एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, तो आप इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर, या फिर इसको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ या आयन, यानी बेसिसिटी। इसकी कोई भी एसिड की जितनी बेसिसिटी होगी, जितना H+ आयन देने की टेंडेंसी होगी, उतना से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे कि अगर इक्विवेलेंट वेट आपको HCl का निकालना है तो हाइड्रोजन 1 + 35.5 डिवाइडेड बाई कितना HCl कितना H+ दे सकता है, तो HCl टूटता है H+ एंड Cl-, इसका मतलब 1H+ देने की टेंडेंसी है। तो आप इसको डिवाइड 1 से कर देंगे, यानी ये 36.5 इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 + 32 + 64 डिवाइडेड बाई, यह जो डिसोसिएट करेगा वह 2H+ SO4 माइनस में, तो कितना H+ देने की टेंडेंसी है, 2H+ देने की टेंडेंसी है। अतः इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 98/2, तो 49। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 निकालेंगे तो 3 + 31 + 64 बाई, यह H3PO4 टूटेगा किस चीज़ में, 3H+ प्लस PO4 माइनस यानी 3 माइनस। तो आप देखिए कितना H+ देने की टेंडेंसी है,
3H+, तो डिवाइडेड बाई 3 यानी 98/3, ये कितना हो जाएगा 32.6। तो इस तरह से जितना H+, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एसिटिक एसिड जैसे है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड अक्सर क्वेश्चन में ये रहता है, तो इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। कार्बन 12, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, तो 4 प्लस फिर कार्बन तो 12 प्लस 2 ऑक्सीजन यानी 32। अब बाई यह जो एसिटिक एसिड है, देखो इसमें हाइड्रोजन तो 4 है लेकिन रिप्लेसेबल H ओनली 1 है, यानी ये ब्रेक डाउन होगा CH3COO- एंड H+ में, तो रिप्लेसेबल H कितना है 1 है, अतः इसको डिवाइड हम 1 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 + 4 16 + 12 28 + 32 यानी 60/1 यानी 60। इस तरह से कोई भी एसिड अगर है तो एसिड का हम कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन से आप डिवाइड कर देंगे तो वह आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। उसी तरह से अगर कोई भी कंपाउंड बेस हो, क्या हो बेस हो, तो बेस के लिए भी कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस जब निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ के जगह OH-, क्योंकि आप लोग जानते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार बेस वह है जो OH- आयन देता है, इसीलिए जितना OH- आयन देगा उसी से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो NaH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाई यह NaOH कैसे टूटता है, तो Na+ एंड OH-, तो कितना OH दिया 1 OH दिया, तो डिवाइडेड बाई 1 यानी ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम का 24 प्लस 16 + 1 17 2 34 डिवाइडेड बाई यह किस चीज़ में टूटेगा, तो यह टूटेगा Mg++ प्लस 2 OH-, तो कितना OH दिया 2 OH, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 58/2, ये कितना हो गया 29। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH का होल थ्राइस, तो ये क्या होगा Al 27 प्लस 16 + 1 17 3 51 डिवाइडेड बाई 3, क्या कितना OH देगा यह 3, तो ये हो जाएगा 78/3 यानी कि कितना 26। तो इस तरह से आप एसिड का निकाल लिए, बेस का निकाल लिए, एटम का निकाल लिए। उसी तरह से अगर कोई साल्ट है, उसका नेचर अगर साल्ट वाला है तो साल्ट को हम कैसे निकालेंगे, तो साल्ट को निकालने के लिए फिर यहाँ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन, फॉर एग्जाम्पल कैटायन मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसिस को कैटायन कहते हैं, यानी किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैटायन। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl अगर निकालना है तो NaCl सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 डिवाइडेड बाई, अब NaCl किस चीज़ में टूटता है Na+Cl-, तो कैटायन यह है, इस पर चार्ज कितना है +1 है, तो हम डिवाइड कर देंगे +1 से, इसका मतलब है 58.5 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4 है,
तो आप देखिए 24 प्लस 32 प्लस 64 डिवाइडेड बाई MgSO4 टूटेगा Mg प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है 2 प्लस चार्ज है, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी ये कितना हो जाएगा 0 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 120 बाई 2 यानी 60। तो इस तरह से कोई भी साल्ट अगर रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाई चार्ज ऑन केटायन। उसी तरह से आप यह देख लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मॉलिक्यूलर वेट तो रहेगा ही, इसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे कि वह केमिकल स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि जो उसी से हम लोग डिवाइड दे देंगे तो ये इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 को हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए करना पड़ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, सभी का जो बिहेवियर होता है वह डिफरेंट मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में डिफरेंट होता है। कहीं पर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहीं पर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहीं पर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन। फिर भी अगर एसिडिक मीडियम में है, क्या है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अगर है तो इसका मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं m, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना गेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब पोटेशियम का एटॉमिक मास, क्रोमियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रख देंगे तो आपका ये मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब 6 कैसे गेन करेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे K2Cr2O7 है तो ये डिसोसिएट करता है 2K प्लस Cr2O7 माइनस माइनस, और Cr2O7 माइनस माइनस इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है कि ये चेंज करता है किस चीज़ में Cr ट्रिपल प्लस में। तो आप देखिए इसको जब रेडॉक्स रिएक्शन 11th में जो पढ़े थे उसमें अगर आप देखेंगे तो बैलेंस करने का मेथड बताया गया था। बैलेंस करने के मेथड में यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ 7 H2O दे दिए, और 7 2 जा 14 यानी 14 H प्लस दे दिए। अब आप देखिए चार्ज को बैलेंस जब करेंगे तब 14 प्लस और 2 माइनस, तो 12 प्लस है इधर कितना प्लस 12 प्लस, इधर में 2 3 जा 6 प्लस, तो इधर भी तो 6 प्लस ही होना चाहिए। अतः हम 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं तो यह क्या कहलाएगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा। तो यह Cr2O7 माइनस माइनस कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास में हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आपका निकल जाएगा क्या, मतलब इक्विवेलेंट वेट। क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड के जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर FeSO4 निकालना है तो आप क्या करेंगे 26, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये आप देखिए कि मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं m,
यानी m इक्वल टू कुछ भी 26 56 प्लस 32 प्लस 64 इत्यादि कुछ भी डिवाइडेड बाई, अब FeSO4 है, Fe प्लस 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 SO4 माइनस माइनस में टूटा है, तो यह Fe यह जो आयरन है वह कितना इलेक्ट्रॉन का किया है लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का किया है लॉस। अतः हम इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे, हालांकि ये सब का यूज नहीं होगा, बेसिकली एसिड बेस जो है साल्ट है उस सब से आपका सॉल्यूशन में काम चल जाएगा। इसमें और भी कंपाउंड का और भी मेथड्स है जिस पे डिटेल्स जब उस चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग करेंगे। तो आपने देखा कि इक्विवेलेंट वेट तो निकाल लिए। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद हम लोगों को निकालना क्या था, नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू था ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या था, तो वेट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट भी निकालना आता है और ग्राम तो दिया रहेगा ही सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का आयतन दिया रहेगा। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। जैसे हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं, यहाँ देखिएगा आप लोग, सपोज करते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग 10 ग्राम NaOH मिला देते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इसका नॉर्मलिटी क्या होगा, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, तो हम कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए आप यह देखिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है। कितना ग्राम NaOH है, 10 ग्राम NaOH है। तो हम पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है। अब देखिए यहाँ नॉर्मलिटी का डिफिनीशन क्या कहता है, 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना ग्राम नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम नहीं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम समतुल्यांक सॉल्यूट है। तो ग्राम समतुल्यांक, इसको इस ग्राम को हमको बदलना पड़ेगा किस चीज़ में, ग्राम समतुल्यांक में। और ग्राम समतुल्यांक बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम बाई समतुल्यांक भार। तो वेट इन ग्राम तो 10 ग्राम दिया हुआ है, समतुल्यांक भार अगर हमको पता हो NaOH का तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा ग्राम समतुल्यांक निकल जाएगा। तो हम NaOH के समतुल्यांक भार अभी निकाले हैं। NaOH आप देखिए बेस है सोडियम 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40, और कितना OH देगा, 1 OH देगा। तो डिवाइडेड बाई 1, तो 40 बाई 1 यानी 40। तो 40 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यह ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम समतुल्यांक निकल जाएगा। तो आप इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो क्या होगा, 1/500 इंटू 10/40। अब ये ग्राम नहीं रह के क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट। देयरफॉर 1 लीटर इक्वल टू कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप इसको कर दीजिए कि 1000 इंटू 10/500 इंटू 40। इसको कट कर देंगे 2 से, इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 20, ये इतना यानी 1/2 यानी 0.5। और नॉर्मलिटी को डिनोट करेंगे किस चीज़ से,
n से। तो 0.5 n का मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। 0.5 n का मीनिंग क्या समझे कि 0.5 n का मतलब होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। अंडरस्टैंड। उसी तरह से एक और देखिए, टू 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4 डिज़ोल्व है। तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? नॉर्मलिटी क्या होगी? इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 डिज़ोल्व है, तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो हम पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना 4.9 ग्राम H2SO4 डिज़ोल्व है। तो अब यहाँ फिर 1 लीटर चाहिए और यहाँ ग्राम नहीं ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। ग्राम नहीं क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए आप स्वाभाविक है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बताए हैं? वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इन ग्राम तो दिया हुआ है 4.9 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट हमको H2SO4 का निकालना है। तो आपको अभी सिखाए हैं कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 और कितना रिप्लेसेबल H है? 2 रिप्लेसेबल H है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 98/2 यानी 49 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। अतः आप यदि इसको 49 से डिवाइड कर दें यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स, ये तो 1/250 इंटू 4.9/49। अब ये ग्राम नहीं हो करके क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। देयरफॉर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जब निकालेंगे तो क्या होगा? 1000 इंटू 4.9/250 इंटू 49। इसको इससे कैंसिल करेंगे 10, इसको इससे करेंगे तो 4 यानी 0.4 n आया आंसर। तो 0.4 n का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है? तो 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। तो ये दोनों प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब हम लोग एक फार्मूला मेकिंग प्रॉब्लम लिखते हैं। फार्मूला मेकिंग प्रॉब्लम है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट घुला है जिसका समतुल्यांक भार E है, तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क।
20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है, x ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, जिसका समतुल्यांक भार कितना है, E है, तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे इसका कैसे। तो आप पहले तो क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। अब फिर यहाँ देखिए, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ x ग्राम, इसके जगह आना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर, इसके जगह ग्राम नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमको इक्विवेलेंट वेट से भाग देना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो हम अगर x को ई से भाग दे दें तो ग्राम नहीं रह के हो जाएगा ग्राम समतुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/VCC इंटू x/E। अब ये ग्राम नहीं हो करके क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। देयरफॉर 1000 सेंटीमीटर की क्यूब में अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1000 इंटू x/VCC इंटू E। यही हो गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला एक बना करके ऐसे लिख देंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आएगा, तो x इंटू 1000/VCC इंटू E, जहाँ x क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, VCC क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम उम्मीद करते हैं इस फार्मूला और इस कंसेप्ट के सहायता से आप लोग नॉर्मलिटी को समझे होंगे। और भी पैटर्न चेंज करके हम आगे अगले लेक्चर में और भी बातें आप लोग को नॉर्मलिटी और मोलैरिटी से संबंधित बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।